बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जी अब मत पलटिएगा, नहीं तो नीतीश कुमार के खास विधायक ने दे डाली चेतावनी। अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण देना बंद करके 2005 के फॉर्म में लौटे नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी का दावा। नीतीश के बीजेपी के साथ आने से बढ़ जाएगी इन राजनेताओं की मुश्किलें, जानिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर क्या है फॉर्मूला। कभी हमारा तो कभी आपका यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। क्या बेवफा नीतीश को एक बार फिर से अपनाएगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल है। आगे हम आपको बताएंगे इस बारे में विस्तार से। सियासी कोहरे के बीच आरजेडी के महारथी तैयार, संभावित सीटों पर पार्टी नए चेहरों पर खेलेगा दांव। बिहार के हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार ने नए साल का दिया तोहफा, 25% तक बढ़ गया मानदेय, एनएम को अब मिलेगी इतनी सैलरी। छुट्टी से लौटे के पाठक ने फिर से संभाला एसीएस का चार्ज, सभी अटकलों पर लगा विराम। अमित शाह के बयान ने बिहार में बढ़ाया सियासी पारा, आरजेडी और जेडीयू ने बुलाई बैठक, तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन पर कही ये बात। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन 7 जिलों में 425 किलोमीटर नापेंगे राहुल गांधी, 25 कमेटियों में 221 कांग्रेस देंगे कवर। आसान नहीं होगी नीतीश की एनडीए में एंट्री, बीजेपी नेता ने रख दी बड़ी शर्त, जाने सुशासन बाबू ने कब कब मारी है पलटी। आवास योजना पर आया बड़ा अपडेट, 60,000 लाभार्थियों को जल्द मिलेगी दूसरी किस्त, शहरी निकायों को मिला है एक खास टास्क। बिहार के मतदाता नोटा के प्रयोग में देश भर में अव्वल, चुनाव में इन पर रहा फोकस तो बदल जाएगा खेल। किसी को पीएम बनने तो किसी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की चाह, बीजेपी सांसद का लालू नीतीश पर तंज। पीएम मोदी पर नीतीश के विधायक के बेतुके बोल, दानव से की तुलना, कहा पता नहीं कहां से टपक गए। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, राबड़ी आवास के बाहर नीतीश के फोटो के साथ लगा आरजेडी का पोस्टर। बिहार में कब से खिलेगी कड़ी धूप, मौसम विभाग ने बताया, कब तक रहेगा कड़ाके की ठंड। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में ठंड का प्रकोप अभी भी लगातार जारी है। बिहार में निरंतर 4 दिन तक कोहरा और फिर ठंड का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। अगले 48 घंटे के दरमियान न्यूनतम पारा में कुछ कमी आ सकती है। इधर 12 जनवरी के बाद कल यानी कि 20 तारीख को दक्षिण बिहार के अधिकतर इलाकों में धूप निकली, लोगों ने गुनगुनी धूप का मजा लिया। जब वहीं पर बिहार में मौसम का मिजाज कब से सुधरेगा, इसकी भी जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग ने 24 जनवरी तक पूरे बिहार में शीत दिवस बनने का पूर्वानुमान जारी किया था। हालांकि ऐसा नहीं देखा गया, जहां राज्य में कहीं भी शीत दिवस घोषित नहीं किया गया। दरअसल उच्चतम तापमान बेशक सामान्य से 5 डिग्री से कम दर्ज हो, लेकिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम होना चाहिए। जहाँ राज्य में पटना और फिर गया में उच्चतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम, भागलपुर और फिर पूर्णिया में उच्चतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। दोस्तों नीतीश कुमार के बरबोले विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दानव तक कह दिया है। जी हां, उन्होंने दानव से तुलना कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको बता दूं कि नीतीश की पार्टी जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। वो विवादित बयान को लेकर के अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार गोपाल मंडल के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। जब भाजपा को घेरते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि बीजेपी झूठों की पार्टी है और ये नरेंद्र मोदी कहां से टपक गए पता नहीं, हम तो नाम भी नहीं सुने थे पहले। गुजरात में सीएम रहे होंगे, वे अरियल की तरह बात करते हैं, दानव की तरह डकारते हैं।
जदयू विधायक गोपाल मंडल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी झूठी पार्टी है। ये नरेंद्र मोदी कहां से टिपक गए, जब हम तो नाम भी नहीं सुने हैं। जब गुजरात में मुख्यमंत्री रहे थे ये अरियल की तरह बात करते हैं, दानव की तरह डकारते हैं, जबकि नीतीश कुमार कितने मीठे शब्दों में बयान देते हैं, वे भी बिना पढ़े। मोदी के सामने तो टेलीप्रॉम्प्टर होता है, स्क्रीन पर सब आता है, वही बोलते हैं। तो फिर बढ़िया बात लिख दें तो फिर वे नहीं बोलेंगे। देश के प्रति क्या किए क्या नहीं किए, सिर्फ अपना बनाने के चक्कर में लगे हैं। अब अडानी अंबानी से काम नहीं चलेगा। जब वही नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की अटकलों के सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा कि जदयू में कुछ नहीं होने वाला है। जब छोटे भाई और बड़े भाई की बात है, बड़े भाई लालू प्रसाद यादव, छोटे भाई नीतीश कुमार और भतीजे तेजस्वी यादव ये चुंबक की तरह सट गए हैं। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो फिर इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा। नीतीश मर मिट सकते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। बीजेपी में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये अफवाहें फैलाई जा रही है। दोस्तों, अगर आप बिहार के शहरों में रहने वाले हैं और पीएम आवास योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको पीएम आवास योजना के तहत जल्द ही लाभ मिलने वाला है। आपको बता दूं कि बिहार के शहरी निकायों में चलाई जा रही सबके लिए आवास योजना के तहत जल्द ही नए लाभुकों को राशि मुहैया कराई जाएगी। जब शहरी आवास योजना के तहत 15,000 नए लोगों को जोड़ा जाना है, जब वहीं करीब 60,000 लोगों को योजना के तहत दूसरी किस्त राशि देने की प्रक्रिया पूरी की जानी है। जब राजधानी पटना के ज्ञान भवन में नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शहरी निकायों को इसको लेकर के निर्देश दिया गया है। शहरी विकास योजना की समीक्षा के दौरान सबके लिए आवास योजना में बेहतर करने वालों जिलों को प्रोत्साहित भी किया गया है। जहां बिहार शरीफ, गया, मोतिहारी, फुलवाड़ी शरीफ, शिवहर और खगड़िया जैसे जिलों का प्रदर्शन बेहतर पाया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार समीक्षा के दौरान अगले स्वच्छता सर्वेक्षण में और बेहतर रैंक लाने का टास्क शहरी निकायों को दिया गया है। जहां इसके लिए सूखा और फिर गीला कचरे का अलग अलग उठाव करने और फिर उनके प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। दोस्तों, पूरे बिहार में पैदल घूम रहे प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ये पार्टी कब बनेगी, कब पार्टी बनाएगी और चुनाव कहां से लड़ेगी। आपको बता दें कि पूरे बिहार भर में जनसुराज नाम से अभियान चल रहे प्रशांत किशोर से जब सवाल किया गया कि अभियान तो ठीक है जनसुराज, लेकिन पार्टी कब बनेगी, जहां सवाल किया गया है कि पार्टी कब बनाई जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि बिना पार्टी बनाए हुए बिहार की जनता को वे विकल्प नहीं दे पाएंगे जिसकी वे तमाम सभाओं में बात करते हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले बिहार का समाज तैयार हो, लोकसभा या विधानसभा कौन जीतेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम तो 2015 में बिहार में चुनाव जीत गए थे, क्या बिहार को हम सुधार पाए? हम तो जदयू में शामिल भी हो गए थे कि बिहार सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरा। ये सीख मिली कि अगर सुधार करना है तो समाज के स्तर पर प्रयास करना होगा। राजनीतिक दल बनाना पदयात्रा के उद्देश्य में है। इस पदयात्रा के 3 मूल उद्देश्य है। पहला, लोगों को बताया जाए कि आप अपने और फिर अपने बच्चों के लिए वोट दो। दूसरा, विकल्प के अभाव में किसी गलत आदमी या फिर गलत दल को वोट ना दो। इसके लिए एक नया दल और फिर नया विकल्प बनाओ ताकि किसी को मजबूरी में वोट ना देना पड़े। और तीसरा उद्देश्य है कि जमीनी हकीकत को समझ करके हर पंचायत की विकास का अगले 10 साल की एक योजना बनाओ। जब ये तीनों चीजें बन जाएगी तो फिर दल भी बन जाएगा। जब प्रशांत किशोर से सवाल किया गया है कि आप खुद चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई भी बड़ा महत्व का विषय नहीं है। जी हाँ, सब लोग तय करेंगे तो फिर चुनाव भी लड़ूंगा। 2017-18 में जब मैं जदयू में था तब चर्चा थी कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं। 2017-18 के बाद मेरे पास कई ऑप्शन आए कि राज्यसभा चले जाओ, लेकिन ये मुझे नहीं करना है। जब मुझे बिहार में रहकर रहना है और फिर बिहार का ही काम करना है। चुनाव की जहां तक बात है, अगर जनसुराज के साथी कहेंगे तो फिर चुनाव जरूर लड़ूंगा। जहां से भी मेरे साथी कहेंगे मैं वहां लड़ूंगा, चाहे अररिया से कह दे, चंपारण से, सासाराम, बक्सर से, पटना या फिर राघोपुर से। मैं डरता किसी से नहीं हूं। जब हम लोग दूसरे राज्यों में जाकर के लोगों के लिए सीट आइडेंटिफाई कर देते हैं। 6 महीने में अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा तो फिर आपको क्या लगता है कि मुझे सीट नहीं मिलेगा? बिहार में तो मैं अपने लिए सीट ढूंढ ही लूंगा। इतनी समझ तो मेरे अंदर है, ये मेरे पर ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पटना में कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह पर जानलेवा हमला कराने के आरोपी तनुज यादव और फिर नयन यादव रिश्ते में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पोते हैं। इसलिए पुलिस ने दोनों को बचाने के लिए मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है, जबकि आरोपित के विरुद्ध एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें सुशील कुमार मोदी ने कही है। जहां सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि एक अधिकारी को गाड़ी से खींच करके उसके बेहोश
होने तक लाठी डंडे से पीटना लॉ एंड ऑर्डर की सामान्य घटना नहीं है, बल्कि पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने का मामला है। जब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से हाथ मिलाकर के अपराध और भ्रष्टाचार दोनों से समझौता कर लिया है, इसलिए इस राज्य में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर लगातार हमला हो रहे हैं। डीएम की गाड़ी में टक्कर मारी जा रही है और दारोगा को ट्रैक्टर से कुचला जा रहा है। भाजपा सांसद ने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण देने के अलग अलग आरोपों में घिरे लालू राबड़ी परिवार का बचाव करना छोड़ करके नीतीश कुमार को अब 2005 के अच्छे प्रशासक वाले रूप में लौटना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यपालक अधिकारी पर हमले के 3 दिन बाद भी मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि वे दोनों लालू प्रसाद के रिश्तेदार हैं और जमीन कब्जा करने जैसे कई गंभीर मामलों में संलिप्त नागेंद्र राय के बेटे हैं। दोस्तों, देश में अगले कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होना है। इसको लेकर के न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि राजनीतिक पार्टी भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। लेकिन चाहे विपक्षी गठबंधन हो या फिर सत्तारूढ़ गठबंधन, हर जगह बात सीट बंटवारे पर आकर के फंसती हुई नजर आती है। दरअसल बिहार की राजनीति में गर्माहट के बीच एनडीए के नेताओं में सीटों के बंटवारे को लेकर के बातचीत शुरू हो गई है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा के तरफ से बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों से सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में एनडीए के सबसे पुराने साथी यानी कि लोजपा पारस गुट के तरफ से इस बार 6 सीट पर चुनाव लड़ने की चाहत दिखाई जा रही है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि भाजपा उन्हें 3 लोकसभा सीट या फिर 2 लोकसभा 1 राज्यसभा सीट देना चाहती है। वहीं पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी के लिए 6 सीटों की मांग रखी है। इससे पहले भी भाजपा के सामने उन्होंने 6 लोकसभा और सीट और फिर 1 राज्यसभा सीट की मांग रखी थी। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी को भाजपा ने 3 सीटों का प्रस्ताव दिया है। जब भाजपा के सूत्र बताते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या हाजीपुर सीट को लेकर के आ रही है, क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही रामविलास पासवान की विरासत यानी कि हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में भाजपा के लिए ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि आखिर इस सीट पर किस उम्मीदवार को बनाया जाए। इसको लेकर के पार्टी के आलाकमान दोनों नेताओं को समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। अब देखना है कि आखिर कैसे बात बनती है। कभी हमारा तो कभी आपका यार है, कभी हमारा तो कभी आपका यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। क्या बेवफा नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपनाएगी बीजेपी? दरअसल ये स्लोगन तो याद ही होगा जब पिछले साल बीजेपी ने ये स्लोगन नीतीश कुमार के लिए दिया था। जहां अब भी कई जगहों पर यह स्लोगन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि स्लोगन का इतने दिन बाद चर्चा क्यों? दरअसल कड़ाके की ठंड में बिहार की राजनीति गर्म है। एक बार फिर से सियासी बाजार में सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरें तेज हो गई है। आलम यह है कि सीएम नीतीश कुमार अब आरजेडी खेमे को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम ले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को अपना पाएगी? बीजेपी की कार्यकर्ता ने कई बार अपने बयान में नीतीश कुमार को पलटूराम, विश्वासघात हो चुके सीएम और बेवफा तक करार कह दिया था। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलने की ये अटकलें कई सवाल खड़ा कर रहा है। आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार पिछले 22 सालों में कई बार अपना पाला बदल चुके हैं। जैसे सीएम नीतीश कुमार पहले 1994 में अपने पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ करके जाट फडणवीस के साथ मिलकर के समता पार्टी का गठन किया और उन्हें विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वे इसमें बुरी तरीके से हारे। जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने 1996 में बीजेपी से हाथ मिला लिया, जब दोनों ने 2005 में एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा और इस गठबंधन की शानदार जीत मिली। जब फिर अगले 13 सालों तक दोनों जेडीयू और फिर बीजेपी की दोस्ती जारी रही। जहां वहीं 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना 17 साल पुराना नाता तोड़ दिया था, जिसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू राजद के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी और राज्य में करीब 20 महीने तक लालू नीतीश की गठबंधन की सरकार चली। फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच खटपट की खबरें सामने आने की लगी और 2017 में सीएम नीतीश कुमार ने राजद का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार का समर्थन दिया और नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बन गया। आपको बता दें कि 2022 में सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ करके लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई, जो अब तक जारी है। और एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलने
की अटकलें शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार हर बार अलग अलग बयान देते हैं, जब उनके बयान में कितना दम है ये इससे भी समझा जा सकता है कि 2014 में बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन 2017 में बीजेपी के साथ चले गए थे। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बने रहे और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 2017 में आरजेडी से इसलिए अलग हुए क्योंकि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के लिए कहा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ करके बीजेपी के गठबंधन में शामिल हो गए। दोस्तों, बिहार के हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। जी हां, 25% तक मानदेय बढ़ा दिया गया है। जो एएनएम को लेकर के अब इतनी सैलरी होगी। आपको बता दें कि बिहार में संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों की झोली सरकार ने भर दी है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मातहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की प्रति माह मानदेय में 10 से 25% तक की बढ़ोतरी सरकार ने की है। जब विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासी निकाय की बैठक में मानदेय बढ़ोतरी का फैसला किया गया। इस निर्णय से लगभग 8,000 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफरी सहित विभिन्न पदों के 17,000 कर्मियों को बेनिफिट मिलेगा। जिन कर्मचारियों का मानदेय कम था उनके मानदेय में 25% तक बढ़ा दिया गया है, जबकि पहले से ही जिनका अधिक मानदेय था उन्हें 10% तक की बढ़ोतरी की गई है। संविदा वाले कर्मियों का न्यूनतम मानदेय 15,000 रुपये होगा। जहां विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार सिंह सहित वित्त और फिर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। दोस्तों, के पाठक छुट्टी से लौटने के बाद एक्शन मोड में आ गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 11 दिन की छुट्टी के बाद शुक्रवार को वापस लौट आए हैं। यह छुट्टी से लौटते ही के पाठक ने शिक्षा विभाग के एसीएस का चार्ज संभाल लिया है। जब वहीं के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्वास्थ्य से जुड़े हुए कारणों का हवाला देते हुए 8 से 14 जनवरी तक की छुट्टी का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे 16 जनवरी तक बढ़ा दिया। जहां उनकी छुट्टी के दौरान शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ प्रसाद कार्यों को देख रहे थे। जहां के पाठक ने लंबी छुट्टी पर जाने के लिए सरकार के निर्देश पर एसीएस पद का प्रभार त्याग दिया था, जिसके बाद मीडिया में तरह तरह की खबरें चलाई जाने लगी। दावा किया जा रहा था कि के पाठक ने एसीएस के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन तमाम तरह की अटकलों के बीच के पाठक छुट्टी से वापस लौट गए हैं और फिर से शिक्षा विभाग की कमान अपने हाथों में ले ली है। आपको बता दूं कि के पाठक ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार नए आदेश जारी किए हैं, जो कि बहुत चर्चा का विषय बने रहे। जहाँ कई आदेशों के कारण उनका विरोध भी होता रहा। शिक्षकों, नेताओं और राजनीतिक दलों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है और फिर कुछ दिन पहले विधान पार्षद ने राज्यपाल से मुलाकात करके उनको हटाने की मांग की थी। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी से सियासी हलचल होने लगी है। जहां पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी पर दिए गए बयान ने बिहार में सियासी पारा बढ़ा दिया है। जहां इसके बाद से कई दलों की परेशानी बढ़ गई है और अब बिहार में पार्टियों के बीच बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। अमित शाह के बयान के बाद हाल ही में बिहार में 2 बड़ी बैठक हुई। जब पहली बैठक नीतीश कुमार के आवास पर थी तो दूसरी बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के घर पर हुई थी। जब बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात की और फिर बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब से लालू और नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया है तब से भाजपा परेशान है। जहाँ उसी हताश के तहत वे इस तरीके का बयान दे रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आप लोगों को बेहतर जानकारी हो कि अमित शाह क्या कहना चाह रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। जहां नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकार एक साथ चला रहे हैं, जहां राज्य का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें नियमित रूप से मिलने की जरूरत है। जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की गठबंधन से नाखुश होने की अटकलें ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन के अंदर सब ठीक है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने 2022 में विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए से नाता तोड़ लिया था और आरजेडी के साथ महागठबंधन सरकार बनाई थी। इसके बाद से जेडीयू और बीजेपी के बीच तकरार चली आ रही है, लेकिन पिछले दिनों इसमें नरमी देखी गई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हाल ही में एक अखबार ने पूछा था
था कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार जैसे पूर्व सहयोगियों का एनडीए में वापस से स्वागत किया जाएगा। तो इस पर उन्होंने कहा था कि अगर किसी के पास इस बारे में कोई भी प्रस्ताव है तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। राजनीतिक एक्सपर्ट की माने तो अमित शाह की इस टिप्पणी से साफ है कि नीतीश कुमार के लिए अब भी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। लोजपा के चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक बैठक की, जब बताया जा रहा है कि तीनों ने यह तय किया है कि वे बीजेपी से इस पर बात करेंगे कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने की वजह से उनके राजनीतिक हितों का नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता के लिए 25 अलग अलग समिति बनाई गई है। इसमें अध्यक्ष सहित 220 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़ी 35 सदस्यीय मोबिलाइजेशन कमेटी है। ये सभी सदस्य अपने नेता राहुल गांधी को यात्रा में सहयोग करेंगे। बिहार में राहुल गांधी की ये यात्रा 27 जनवरी से शुरू होगी। कांग्रेस के युवराज 2 बार बिहार में दाखिल होंगे। इसकी तैयारी बिहार कांग्रेस की ओर से जोरों शोरों से की जा रही है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने सभी कमेटी को स्वीकृति दे दी है। कमेटी में विधायक, विधान पार्षद सहित पूर्व सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में यात्रा 27 जनवरी को किशनगंज में प्रवेश करने की संभावना है। पहले चरण में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत 7 जिलों में 425 किलोमीटर यात्रा होगी। यात्रा के दूसरे चरण में सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद में यात्रा होगी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बिहार के 2 दलित नेताओं के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, जहां दोनों की ओर से शुक्रवार की सुबह से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। हाल यह है कि जीतन राम मांझी ने अशोक चौधरी से पूछा है कि अशोक जी, मेरी पत्नी, दामाद सब दलित ही है ना कि कोई और? दरअसल जेडीयू के एक विधायक गोपाल मंडल ने जीतन राम मांझी को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया था। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले विधायक गोपाल मंडल ने गुरुवार को कहा था कि पता नहीं जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं या नहीं। इसके बाद जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गोपाल मंडल के बहाने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। जीतन राम मांझी ने लिखा है कि नीतीश जी, आखिर आपको दलितों से इतनी नफरत क्यों है? सदन के अंदर मुझे अपमानित किया गया, बेगुनाह यस्सी पर अत्याचार करवाया, अब अपने एमएलए से मेरे बहाने मुसहरों को गाली दिलवा रहे हैं। यस्सी से इतनी नफरत है तो अधिसूचना जारी करके दलितों को राज्य से निकाल ही दीजिए, ना दलित रहेगा ना ही आप इसे नफरत करेंगे। जीतन राम मांझी के इस बयान पर नीतीश कुमार ने तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया पर अशोक चौधरी ने जीतन राम मांझी को जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि मांझी की बढ़ती उम्र के साथ स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। नीतीश ने अपनी कुर्सी छोड़ करके जीतन राम मांझी को बिहार का पहला दलित महादलित मुख्यमंत्री बनाया था, मगर आप विकास करने में असफल साबित हुए। नीतीश कुमार ने मेरे जैसे छोटे से दलित नेता को कैबिनेट में जगह दी। जब पार्टी में इतना स्नेह मिला कि वो भी नीतीश के ही देन है। इसके बाद जीतन राम मांझी ने फिर से अशोक चौधरी की पोस्ट पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा है कि किसी दलित को मुख्यमंत्री बना करके अपने विधायक से गाली दिलवाना कौन सा सम्मान है? या किसी मुसहर को रबड़ स्टाम्प सीएम समझना कौन सा दलित सम्मान है? जब उम्र में अपने से बड़े एक पूर्व महादलित सीएम को सदन के अंदर तू तराक में बात करना कौन सा सम्मान है, कैसा सम्मान है? जीतन राम मांझी के जवाब पर अशोक चौधरी ने फिर से पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि सम्मान अपने कर्मों से मिलता है। अशोक चौधरी ने आरोप लगाया है कि जीतन राम मांझी ने जेडीयू को तोड़ने का प्रयास किया। नीतीश कुमार ने जाति गणना करवाई और फिर जरूरत के अनुसार आरक्षण को भी बढ़ाया। जहां जिस टहनी पर आप बैठे थे उसी को काटने का प्रयास किया गया। और फिर किस दलित समाज की बात कर रहे हैं आप, जिसमें सिर्फ आपके समधी, आपका बेटा और फिर आप खुद हैं? क्या यही है पूरा दलित समाज? पुनः दोहरा रहा हूँ, बढ़ती उम्र के साथ आपकी शक्ति, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है, जहाँ बहुत देर हो गई है जीतन राम मांझी जी। दोस्तों, बिहार की राजनीति बड़े उलटफेर की संभावना बढ़ गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेतिया में प्रस्तावित 13 जनवरी की रैली को टाल दिया गया है। अब ये रैली 27 जनवरी को होने वाली है। इससे पहले मकर संक्रांति और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी की तिथि के बीच का समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दौरान बिहार की सियासत में बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले समय में एनडीए का हिस्सा नीतीश कुमार बन सकते हैं। राजनीति के अंदर खाने से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जेडीयू के मंत्री और विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दिया गया है। ऐसा क्यों है, इसको लेकर के कई तरह की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति में उथल पुथल हो सकता है और गठबंधन का नया स्वरूप सामने आ सकता है। आरजेडी और जेडीयू की सीट शेयरिंग को लेकर के अलग अलग राय कहीं ना कहीं यही इशारा भी कर रहा है कि बिहार की राजनीति में सब कुछ सहज नहीं है और कुछ बड़ा
खेल होने वाला है, जहाँ कई मसलों पर राजद और जदयू की राय अलग अलग है। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर ये दोनों ही दल अपना अलग अलग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जबकि दोनों गठबंधन में हैं। दरअसल पहले जदयू ने कर्पूरी जयंती की सभा कैंसिल की थी, मगर आरजेडी ने 23 जनवरी को भव्य जयंती समारोह की घोषणा के बाद जदयू ने भी इसके अगले ही दिन यानी कि 24 जनवरी को ये सभा रखी है। पूरे पटना में माइकिंग के जरिए आमंत्रण किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अब राजद जदयू आमने सामने हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बीजेपी की सदस्यता लेंगे तभी उनका एनडीए में वापसी होगी। ये दो टूक बयान मेरा नहीं है, बल्कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का है, जहां उन्होंने ही मीडिया के सवाल के जवाब में कहा है। जहां उन्होंने कहा कि पार्टी के पटना के सांसद और फिर राज्य के सभी विधायकों एवं विधान पार्षदों के साथ आयोजित मीटिंग के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि वे चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े। हम सभी 40 सीटों पर उनको हराएंगे। जब वही नीतीश कुमार के बीजेपी गठबंधन में स्वागत करने के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि जब नीतीश कुमार बीजेपी ज्वाइन करेंगे तभी हम उनका स्वागत करेंगे। वहीं लालू तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात पर सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन किसका पैर पकड़ता है। वहीं बीजेपी विधानमंडल की इस बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि इस बैठक में नीतीश कुमार की वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। यह बैठक में विधानमंडल सत्र की तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। इस सत्र में जनता की भावना से सरकार को अवगत कराएंगे और फिर जरूरी मुद्दे उठाएंगे। विजय सिन्हा ने कहा कि 29 जनवरी को भागलपुर से सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद अयोध्या के लिए रवाना होंगे। बाद में आम लोगों को भी ले जाया जाएगा। जब वहीं इस बैठक को लेकर के बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल हरीश सहनी ने कहा कि विधानमंडल के सत्र में जनता की समस्या उठाएंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हम लोग दीपावली मनाएंगे। दोस्तों, 2 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जहां समारोह में देश विदेश से बड़े बड़े नेता, संत, महात्मा और फिर विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली है। सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया है। जहां कई ने आमंत्रण स्वीकार किया है तो फिर कांग्रेस, राजद समेत कई दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निमंत्रण को अस्वीकार भी कर दिया है। जब बिहार के मुख्यमंत्री और फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार इसमें जाएंगे या नहीं, ये सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब जेडीयू ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के अयोध्या जाने को लेकर की भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे, ये सवाल है। ये सवाल आज जेडीयू के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और फिर विशेष सलाहकार केसी त्यागी से पूछा गया। जहां सवाल न्यूज़ चैनल के सवालों पर केसी त्यागी ने कहा है कि क्या हमारे नेता को किसी ने निमंत्रण दिया? दूसरे नेताओं से मिलकर के उन्हें आमंत्रण दिया गया और अखबारों में तस्वीर छपवाई गई, जबकि हमारे नेता नीतीश कुमार देश के बड़े राजनेता है। क्या आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी जिसमें उन्हें निमंत्रण दिया गया हो? जब निमंत्रण ही नहीं दिया गया तो फिर आगे की बात का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके पहले बिहार में सियासी उलटफेर की अटकलबाजियों के बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रमों को देखने को मिला, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। जहां लालू पिता पुत्र ने मुख्यमंत्री आवास पहुंच करके सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। जहां तीनों नेताओं ने की करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि जेडीयू और आरजेडी में कोई मतभेद नहीं है। हम लोग काम के सिलसिले में मुख्यमंत्रियों से मिलते रहे हैं, इससे अधिक कोई भी बात नहीं है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने इन बातों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि कोई चिंता की बात नहीं है, सब विपक्ष दलों का एजेंडा है जिसे मीडिया का एक वर्ग चलाता है। ऐसी भ्रामक बातों में कोई भी सत्यता नहीं है। दोस्तों, बिहार में सियासी उथल पुथल के कयासों की चर्चा के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी सत्ता जाने को लेकर के घबराहट में, लालू तेजस्वी अपने किए कर्मों के कारण परेशान हैं, सत्ता से हटने से डर लग रहा है। विजय सिन्हा ने आगे कहा है कि जनमत उन्हें मिला नहीं है, जो चोर दरवाजे से आकर के दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा दिया है और अपराध बेलगाम हो चुका है, इसलिए ये घबराहट में है। उन्होंने आगे कहा है कि इन लोगों के भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने को लेकर के हमने बैठ करके रणनीति बनाई है, जिसका परिणाम उन्हें दिखाई देगा। वहीं सीएम नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में शामिल होने के सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा कि उनके मन में क्या चल रहा है ये वे नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी जाति, किसी धर्म की या फिर किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। भाजपा सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और जब सामूहिक नेतृत्व जब फैसला लेता है तो फिर लोग स्वीकार ही नहीं बल्कि स्वागत करते हैं। भाजपा पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि भाजपा का कार्यकर्ता मेवा के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए कार्यकर्ता है। जब बिहार और बिहारियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, जब बिहार को बदनाम करने वालों के खिलाफ मुक्ति अभियान चलाएंगे।
दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि लोकसभा चुनाव के प्रचार करने को लेकर के 30 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के सीमांचल के कटिहार आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में 27 जनवरी को बेतिया एवं झारखंड के धनबाद में होने वाली सभा स्थगित हो गई है। जब भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा के आवास पर शुक्रवार को हुई बैठक में पार्टी के विधायक एवं विधान पार्षदों को ये सूचना प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी है। उन्होंने आगामी संगठनात्मक कार्यक्रम विशेष करके अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को लेकर के तय कार्यक्रमों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जब पार्टी के विधायक एवं विधान पार्षदों को मठ मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने एवं 22 को दीपोत्सव मनाने संबंधित विस्तृत कार्यक्रम से अवगत कराया है। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 युवा मतदाता सम्मेलन कराने एवं अन्य कार्यक्रम को लेकर के विस्तार से विचार विमर्श किया है। जी हाँ, इससे पहले भाजपा विधानमंडल दल की बैठक को लेकर के बिहार की राजनीति गरमा रही थी, गरमा रही है, जहाँ राज्य में बड़े राजनीतिक उलटफेर की चर्चा होती रही। बैठक को लेकर के निहितार्थ भी निकाले जा रहे थे। आपको बता दें कि बिहार में सीमांचल की सीटें भाजपा के लिए सबसे अहम है। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी नेताओं ने लोकसभा चुनाव का आगाज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कटिहार से कराने का कार्यक्रम तय किया है। सीमांचल की ये सीट अभी जदयू के पास है। दयालचंद गोस्वामी सांसद है। यहाँ भाजपा ने जेपी नड्डा की कटिहार की सभा में 4 लोकसभा क्षेत्र को मतदाताओं को जुटाने का पार्टी ने लक्ष्य तय किया है। दोस्तों, बिहार के मतदाताओं में राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को मत करने के प्रति उदासीनता बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जहां लोकसभा चुनाव 2019 में देश के सभी राज्यों की तुलना में नोटा बटन का प्रयोग सबसे अधिक बिहार के मतदाताओं ने किया था। जब चुनाव आयोग के आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, जब बिहार की कुल 40 सीटों पर चुनाव में कुल मतों का 2% मत नोटा के पक्ष में पड़े थे। इतना अधिक मतदान किसी राज्य के मतदाताओं ने नोटा के पक्ष में नहीं किया था। ऐसे में आने वाले दिनों में मतदाताओं की ये प्रवृत्ति राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नोटा के प्रति मतदाताओं का रुझान ठीक नहीं है। जब बिहार के मतदाता मतदान करने बूथ तक तो जा रहे हैं, जब वो किसी दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करके बल्कि नोटा को वोट कर रहे हैं, यानी कि किसी को भी वोट नहीं कर रहे हैं। या राजनीतिक दलों या फिर प्रत्याशियों के प्रति इस उदासीनता को दूर करने की बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों पर आ गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 के सभी राज्यों में नोटा के पक्ष में डाले गए मतों का विवरण जारी किया गया है। हालांकि सभी राज्यों में नोटा के पक्ष में मतदान किया गया था, पर इसमें बिहार में सबसे ज्यादा 2% मतदाता एवं कुल 8,16,950 मतदाताओं ने नोटा बटन दबाया था। यानी कि पूरे बिहार में 8 लाख लोग जब वोट करने गए थे तो वो किसी को वोट नहीं किया, वो नोटा को वोट किया था। दोस्तों, कृषि विज्ञान एवं पौधा संरक्षण में स्नातक करने वाले युवाओं को बिहार लोक सेवा आयोग सरकारी नौकरी से जुड़ने का मौका दे रहा है। जी हां, हाल ही में बीपीएससी ने ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर समेत 1051 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने कृषि विभाग बिहार के तहत ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर समेत कुल 1051 पदों पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया है। पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल पद 1051 है, जहां ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की 866, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के 155, असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि कृषि इंजीनियर के 19, वहीं पर असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन के 11 पद है। योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर एवं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य पदों के लिए निर्धारित योग्यता का विवरण अधिसूचना से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आयु सीमा के बारे में अगर बात किया जाए तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल और फिर अधिकतम आयु 37 साल होनी चाहिए। जब बिहार के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में नियम अनुसार छूट दी जाएगी। जहां अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन करना होगा। जहां आयु की गणना 1 अगस्त 2023 के अनुसार की जाएगी। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में दी गई परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा 3 विषयों सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और फिर विषय संबंधित 400 अंक पर आधारित होगी। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक दांवपेच के बीच नीतीश कुमार ने टीम में बदलाव शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 होने वाले हैं, यह कुछ माह ही बाकी है। यह चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह को बड़ा झटका लगा और फिर टीम से बाहर कर दिया गया। नीतीश कुमार ने टीम में कई बदलाव किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने
शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की नई टीम की घोषणा की है, जिसमें कई लोकसभा सांसदों को उनके संगठनात्मक केंद्रों से मुक्त कर दिया गया है और फिर केसी त्यागी को राजनीतिक सलाहकार बनाया गया है। राज्यसभा सदस्य वशिष्ठ नारायण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो कि मंगली लाल मंडल का स्थान लेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से आ रही है, जहां सीबीआई की टीम लालू प्रसाद यादव के करीबी पूर्व विधायक अरुण यादव के घर पहुंची। जब दिल्ली से सीबीआई की टीम 5 सदस्यीय टीम अरुण यादव के घर पहुंची, जहां हालांकि अरुण यादव घर में मौजूद नहीं थे। यह दरअसल अवैध बालू कारोबार से जुड़े मामले से पूछताछ के लिए नोटिस देने के लिए दिल्ली से सीबीआई की टीम आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव के घर पहुंची थी। सीबीआई की टीम में अरुण यादव के भोजपुर के संदेह स्थित आवास पर पहुंची थी, जहां लेकिन अरुण यादव अपने घर में मौजूद नहीं थे। जब टीम ने उनकी विधायक पत्नी किरण देवी को नोटिस दिया है, जब अचानक सीबीआई की टीम के पहुंचने की खबर से हरकंप मच गया है। इससे पहले पिछले साल 16 मई को सीबीआई की टीम अरुण यादव को भोजपुर के अंगियां में स्थित आवास पर छापेमारी की थी, जहां इसके साथ पटना के ठिकानों पर भी रेड हुई थी। जय अरुण यादव के ऊपर बालू के जरिए अवैध कमाई करने के अलावा कई अन्य आरोप भी लगते रहे हैं। आरा से लेकर के पटना तक उनका बालू का कारोबार फैला हुआ है। अरुण यादव की जगह उनकी पत्नी किरण देवी फिलहाल की विधायक हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।